दोस्तों, मेरा नाम अली है और मैं द ग्लोबल कैनवस की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम आपको अगली वीडियो में वेल्थ स्टेटमेंट बनाने का तरीकाकार बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का आइकॉन दबा दें ताकि आपको हमारी बर वक्त वीडियोस मौसूल हो सकें। चलें दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने fbr.gov.pk की वेबसाइट ओपन करनी है। साथ साथ मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको रीकैप भी देता जाऊं। दोस्तों, ये देखें एफबीआई की वेबसाइट ओपन हो गई है। इसमें जो पिंक कलर का कॉलम है, इसमें इनकम टैक्स का जो टैब है, इसको क्लिक करना है। इसके बाद हमारे पास नई विंडो हो जाएगी। इसमें हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस आ गया। अब हमने ड्राफ्ट पे जाना है। ड्राफ्ट पे जाएंगे तो यहाँ डिक्लेरेशन लिखा आ रहा है। डिक्लेरेशन को दबाना है हमने। यहाँ पे 114.1 रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स फाइल्ड ऑर्डिनरी फॉर कंप्लीट ईयर का एक टास्क आ रहा है। आपने इस पर क्लिक करना है। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एडिट की ऑप्शन आ जाएगी। हमें एडिट की ऑप्शन पे जाना है। तो दोस्तों, हमारे पास ये लास्ट रिटर्न वही आ गई है जो हमने अभी फाइल की थी। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस की थी, ये वही रिटर्न है। इसमें हमने वेल्थ स्टेटमेंट नहीं बनाई थी, अब हम इसमें वेल्थ स्टेटमेंट बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, हम स्लोली स्लोली आगे चलते हैं। कंटिन्यू का बटन दबा के हम रेजिडेंट से हमने किया था तो हमने कंटिन्यू का बटन दबाएंगे। यहाँ हमने हमने सैलरीज डालनी थी। हम कंटिन्यू करेंगे। ज़कात, एजुकेशनल एक्सपेंसेस ये हमने डाल लिए थे। ये हमने सारी टैक्स की डिटेल जिसमें डिडक्शन हुई थी, जो हमें रिफंड हो सकता है, वो हमने इसमें डाल दिया था। डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद सुपर टैक्स भी डिस्कस हो गया था। इसके बाद आ गई वेल्थ स्टेटमेंट। चलें दोस्तों, हम अब वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ये है एसेट्स, यानी आपके जितने भी एसेट्स हैं, यानी जायदाद हैं जिसमें आपके गाड़ी, घर और बैंक बैलेंस इसमें आ जाते हैं। ये लाइबिलिटीज़ हैं। ये लाइबिलिटीज़ में मेनली आपकी बैंक की लाइबिलिटीज़ हैं, वो इसमें आती हैं। इनफ्लोज ये है कि आपने जितने पैसे कमाए हैं, यानी हमने 15 लाख रुपया साल का कमाया है, जैसे सैलरी की इनकम है, इसमें वो चीज़ें आ जाएंगी और भी डिटेल्स आएंगी। आउटफ्लो जो है वो है एक्सपेंसेस। जितने आपके पैसे आए हैं उसके अगेंस्ट जितना आपने खर्च किया है वो इसमें आ जाएगा। इसके बाद है नेट एसेट फ्रॉम प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल से कोई कोई भी आपकी ऐसी जायदाद है जो आगे फॉरवर्ड हो रही है। जैसे गाड़ी पिछले साल आपने ली थी, अगले साल भी आ रही है। जैसे आपका घर है, पिछले साल भी था आपके पास तो अगले साल भी वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है एसेट, तो वो इसमें डिटेल आ जाएंगी। चलिए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एसेट्स में जाते हैं। एसेट्स में जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आ गया। हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में आएंगे तो यहाँ हम देखेंगे आपकी जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, जहाँ पे आप खेती बाड़ी करते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पुट करनी है। ऑब्वियसली आपने अगर परचेज की है किसी भी ज़माने में तो आपके पास डॉक्यूमेंट होगा बॉडी की तरफ से, यानी जिस बॉडी से आपने परचेज किया, जिस बॉडी ने आपको ट्रांसफ़र किया है, गवर्नमेंट की बॉडी, उसके डॉक्यूमेंट्स में सब उसकी प्राइस होगी। यहाँ पे वो आपने प्राइस लिख देनी है जिस प्राइस में आपने वो परचेज किया है। उसके बाद नीचे आपने प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखना है, जहाँ जिस किस जगह पे वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, तो वो नीचे लिख देना है आपने कि वो किस मकसद के लिए यूज़ हो रही है। यानी उसका एरिया आप लिख दें, क्योंकि इसमें कमर्शियल रेजिडेंशियल की बजाय हम लिखेंगे थर्ड, एरिया उसका कितना है, उसका एरिया लिखेंगे। फिर उसका सिटी है, वो किस सिटी के आसपास है, यानी आमतौर पर गांव में होती है ये एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, तो हम गांव का एड्रेस यहाँ पे लिखा भी हुआ है तो हम यहाँ पे तहसील के हवाले से यहाँ पे हम डिटेल लिख देंगे उसकी। जो भी आप डिटेल्स दे सकते हैं वो इधर आ जाएगी। उसके बाद हम जब ये डाटा फिल कर लेंगे सारा के सारा, उसमें हम बैक में जाएंगे। आगे जाते हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी आता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपके पास आ गया है कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, नॉन बिजनेस। कमर्शियल का मतलब है कि जैसे शॉप वगैरह आपकी,
इंडस्ट्रियल है कि आपका कोई यूनिट वगैरह है, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो बिजनेस के लिए यूज़ नहीं हो रही, वो इधर आ सकती है। यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू लिखनी है। आपको पता ही है कि आपने कितने की परचेज की हुई है, आपको पता है आपका घर कितने का परचेज किया हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी बनी है, आपको सब कुछ पता है, वो डॉक्यूमेंट्स में आ रहा होता है। वो आपने गवर्नमेंट की बॉडी का जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आ रहे वैल्यू आ रही होती है, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद आपने एड्रेस लिख देना है। उसके बाद उसकी जितनी भी डिटेल्स है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, वो लिख दिया, हाउस नंबर लिख दिया, एरिया लिख दिया और सिटी लिख दी, ये भी वही डिटेल्स है। ये फिल करने के बाद हम बैक जाते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है बैंक अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो दोस्तों इधर हम देखते हैं बैंक अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स में काफ़ी ऑप्शन आ रही हैं। इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस, यानी वो इन्वेस्टमेंट जो आपने नॉन बिजनेस से रिलेटेड की है, यानी ये आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, ये उससे रिलेटेड है। इसके अंदर अकाउंट है, एन्युटी है, बॉन्ड है, सर्टिफिकेट है, डिबेंचर है। वन बाय वन मैं आपको इस तरह तेज़ी से बता सकता हूँ कि अकाउंट का मतलब है सेविंग अकाउंट, और एन्युटी का मतलब ये है जैसे आपको पेंशन है, मंथली आपको पैसे जहाँ से मिल रहे हैं, वो जैसे पेंशन मिल रही है या आपको कहीं से नेशनल सेविंग में डिपॉजिट किया हुआ तो वहाँ से आपको पैसे मिलने चाहिए, वो आ गया। बॉन्ड को तो सबको पता ही होता है। सर्टिफिकेट और डिबेंचर का मतलब ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ सर्टिफिकेट इशू किए हैं, उसके अगेंस्ट आपको कुछ पैसे मिलेंगे मेच्योरिटी में, तो ये वो सर्टिफिकेट्स होते हैं, डिबेंचर और सर्टिफिकेट। डिपॉजिट का मतलब ये कुछ पैसे आपने डिपॉजिट किए हैं, ये नेशनल सेविंग्स में डिपॉजिट किए हैं या बैंक में डिपॉजिट किए हैं, उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिल रहे हैं, तो वो डिपॉजिट में आ जाएगा। फंड है, फंड का ये मतलब है जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो उनको रिलेट करता है। म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है, म्यूचुअल फंड और इधर यूनिट और स्टॉक और शेयर, ये सब एक ही चीज़ है। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि वहाँ पर कितने यूनिट्स परचेज किए हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट से कितने पैसे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, ये सारे एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट ही हैं। इंस्ट्रूमेंट अलहदा करके लिखा हुआ है, तो इधर इंस्ट्रूमेंट्स ही सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं। और पॉलिसी की बात करें तो जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये उससे रिलेटेड है। आपने इंश्योरेंस हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो ये उससे रिलेटेड है। और इधर आपने अमाउंट डाल देनी है जितनी इन्वेस्टमेंट की है आपने। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जहाँ पे की है उसका IBF नंबर और IBAN नंबर वो होता है, वो आपने यहाँ से उनसे लेना है, वो उसी बॉडी से लेना है जहाँ इन्वेस्टमेंट आपने की है, वो आपको सर्टिफिकेट में दे देंगे। यहाँ पे आप लिखनी है कि बॉन्ड है, सर्टिफिकेट है, डिबेंचर है, वो यहाँ डिटेल लिख देनी है। सेविंग्स है, करंट है, और इंस्टीट्यूशन है कौन सा है, म्यूचुअल फंड का इंस्टीट्यूशन कौन सा है, NIT है या कोई भी है। बैंकिंग का भी अपने म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो वो हो सकता है, बैंक्स का नाम हो सकता है। या आपने डायरेक्टली स्टेट बैंक से लिया तो स्टेट बैंक का भी आप नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम सेव कर लेंगे, उसके बाद हम बैक पे जाते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं व्हीकल्स की तरफ। ये आपको मोटर व्हीकल नज़र आ रहा है जो नॉन बिजनेस है, यानी आपको जो पर्सनल गाड़ी है या अपनी पर्सनल मोटरसाइकिल है, उसके बारे में आपने यहाँ डिटेल लिखनी है। उसकी आपकी अमाउंट आपको पता ही होती है, वो आपने लिखनी है। अगर आपने सेकेंड हैंड गाड़ी ली है तो उसकी भी आपको अमाउंट पता ही होती है। तो आपने यहाँ पे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और गाड़ी की बाकी डिटेल्स इधर लिखना है, इंजन कैपेसिटी, मॉडल, मेक। सेव एंड बैक करेंगे। अगर और आपके पास व्हीकल्स हैं तो ऐड और मोर में बटन दबा देंगे आप। सेव एंड बैक करेंगे तो आप पीछे आ जाएंगे। मैं अभी बैक का बटन दबा रहा हूँ। आगे आता है कैश नॉन बिजनेस। दोस्तों ये कैश नॉन बिजनेस का मतलब ये है कि आपका पर्सनल कैश जो बैंक में भी पड़ा हुआ है और आपके पास कैश में भी है, दोनों की अमाउंट प्लस करके इधर लिखनी है। अब बैंक से कैसे मिलेगी? बैंक से इस तरह मिलेगी कि आपने 30 जून की आपने बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है। उसमें जितना भी आपके पास पर्सनल कैश पड़ा हुआ है वो आपने लेना है। उसके अंदर आपने वो कैश भी ऐड करना है जो आपके पास कैश इन हैंड है, उन दोनों को आपने प्लस करना है, तो इधर लिख देना है। बैंक स्टेटमेंट ज़ाहिर बात है आपको बैंक से ही मिलेगी, बैंक से लेनी है आपने, और आपके पास जो पर्सनल कैश पड़ा है वो आपने गिन लेना है और वो इधर आपने लिख देना है। सेव एंड बैक करना है, फिर हमने, मैं बैक कर रहा हूँ। उसके बाद है एसेट्स इन अदर्स नेम। इसका ये मतलब है कि आपने अपने एसेट्स किसी और के नाम पे किए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चों या बीवी के नाम। तो इधर जो नेम है, एसेट्स अदर के नेम पे उसकी अमाउंट यहाँ पे लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लॉट है, प्लॉट की जितनी भी अमाउंट है, जितनी भी कीमत है, जितने का भी परचेज किया गया है वो इधर लिख देना है। चाहे 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 50 लाख है, वो इधर लिख देना है। बाकी कॉन्टेंट्स में डिटेल लिख लेनी है कि आपका जो प्लॉट है वो किधर है और किसके नाम पे है, मतलब वाइफ है या बच्चे हैं उनके नाम पे है। और थोड़ी सी डिटेल लिख देनी है ताकि ये डिटेल पता हो कि ये प्लॉट अदर कहाँ पे है, किस जगह पे है,
और किसके नाम पे है और उसका कितना रकबा है प्लॉट का। एक से ज़्यादा है आपके तो एक ऐड एंड मोर कर देंगे, वरना सेव एंड बैक कर देंगे। हम बैक करते हैं अभी। इसके बाद जाते हैं हाउस होल्ड इफेक्ट्स। हाउस होल्ड इफेक्ट का ये मतलब है कि जो आपने घर से रिलेटेड कुछ चीज़ें परचेज की हैं उसकी टोटल अमाउंट जो होगी वो आपने इधर लिख देनी है। अब ये टोटल अमाउंट आप प्लस करेंगे तो उसकी आपके पास स्पोर्टिंग भी होनी चाहिए। घर का फर्नीचर है या कुछ भी रेनोवेशन है, कुछ भी आपने घर के लिए किया है तो आपने इधर लिख देना है, उसकी स्पोर्टिंग भी आपके पास होनी चाहिए। यहाँ हम सेव एंड बैक कर देंगे। मैं बैक कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डेट नॉन बिजनेस। नॉन बिजनेस का ये मतलब है पर्सनल। इसके अंदर हम क्लिक करते हैं इसको। इसका ये मतलब है कि जो कर्जे या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने किसी को दी हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को कर्जा दिया है या आपने किसी को एडवांस दिया है, ये कर्जा है, ये एडवांस है। अगर ये आपने किसी को दिया है तो इसकी अमाउंट यहाँ पे लिख दें। प्रीपेमेंट का ये मतलब है कि अगर आपने रेंटल प्रॉपर्टी ली है तो उसका साल का किराया आपने ये एक साथ ही पे कर दिया तो वो प्रीपेमेंट में आ जाता है। रिसीवेबल सिक्योरिटी का ये मतलब है कि जी सिक्योरिटी ऐसी है जो आपको रिसीव होनी है अभी, और ज़ाहिर बात है इसकी अमाउंट आपको पता होगी और एग्रीमेंट हुआ होता है। ऑब्वियसली आपके पास CNAC नंबर भी होता है, तो इधर आपने CNAC नंबर लिख देना है और नीचे आपने डिटेल लिख देनी है, जिस बंदे से पैसे आने उसका नाम लिख देना है। याद रहे आपके पास स्पोर्टिंग ज़रूर होनी चाहिए इस चीज़ की। कभी भी FBI अगर से स्पोर्टिंग मांगे आपसे तो आपके पास ये स्पोर्टिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों हम इसे सेव एंड बैक कर देंगे। अभी मैं बैक कर रहा हूँ। इसके बाद आगे आते हैं एनी अदर एसेट। इसके अलावा कोई और ऐसा एसेट है फॉर एग्जांपल आपके पास जो यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा आपको, या व्हीकल्स के अलावा या प्रॉपर्टी के अलावा भी कोई ऐसा एसेट है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उस एसेट को आप यहाँ मेंशन करेंगे, यहाँ मेंशन कर देंगे और बाकी उसकी डिटेल लिख देंगे। यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख देंगे, यहाँ पे उसकी सारी डिटेल लिख देंगे। यहाँ पे सेव एंड बैक कर देंगे और बैक पे आ जाएं। चलिए दोस्तों, हमारा ये एसेट्स का ये तो पूरा हो गया, डिस्कस कर लिया। लेकिन अब मैं ये करूँगा कि मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए कि वेल्थ स्टेटमेंट की रिकन्सिलेशन करनी किस तरह से है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे बैंक अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट्स के अंदर फिगर डालता हूँ। ये देखें दोस्तों, इधर मैं अमाउंट फॉर एग्जांपल 2 लाख डाल देता हूँ। नीचे आई बैन है, आई बैन आप कुछ भी लिख दें और यहाँ मैं ABC लिख देता हूँ। सेव एंड बैक करना है आपने। चलिए दोस्तों, यहाँ पे बैंक अकाउंट में इन्वेस्टमेंट्स में अमाउंट ऐड होगी। हम दोबारा देख लेते हैं। ये देखिए नीचे आ गए सब। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। हम इसको बैक करते हैं। अब कंटिन्यू करते हैं। अब हमने लाइबिलिटीज पे जाना है, लेकिन सबसे पहले आप ये देखेंगे ऊपर ये स्टेटमेंट नजर आ रही है आपको। इसमें हम देखेंगे अनरिकनसाइल्ड लिखा आ रहा है। इसका ये मतलब है कि 2 लाख जो आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है उसको हमने रिकनसाइल करना है, यानी किस तरह से आया, किस तरह से बना ये। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि लाइबिलिटीज को फिल करेंगे। अब अच्छा, लाइबिलिटीज का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमने आमतौर पर बैंक से ही हमने लाइबिलिटीज क्रिएट की होती हैं। अगर बैंक के अलावा भी लाइबिलिटीज हैं आपकी, जैसे कोई ऐसी शॉप है जहाँ से आपने कोई बाइक वगैरह या टीवी परचेज किया है किस्तों पे, तो वो भी लाइबिलिटीज में ही आता है। तो इस तरह से आपने वो डिटेल इधर लिख देनी है अपनी। तो यहाँ पे उसकी अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे जो भी एग्रीमेंट हुआ है बैंक के साथ हुआ है तो बैंक का नाम आ जाएगा। किसी शॉप के साथ किया है तो उस शॉप के जो भी रिलेटिव बंदा है उसके साथ जो किया है उसका CNC नंबर आ जाएगा और नीचे जहाँ पे डिटेल आ जाएगी नाम। तो इसमें आपने याद रखना है आपके पास स्पोर्टिंग जरूर होनी चाहिए, सबकी बैंक से बैंक की स्पोर्टिंग मिल जाएगी आपने कि साल में कितना आपने पे किया है बैंक को। और बाकी जो आम शॉप से आपने जो एग्रीमेंट किया है वहाँ से आप खुद भी अमाउंट प्लस कर सकते हैं या उनसे कह दें कि जी आप हमें ऐड करके दे दें कि मैंने साल में कितने आपको पैसे पे किए, तो वो आपको स्पोर्टिंग एक आ जाएगी। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम कुछ फिगर डाल लेते हैं। 50,000 में यहाँ डाल लेता हूँ। यहाँ पे मैं फर्जी तौर पे कुछ भी CNC नंबर लिख देता हूँ। कंटेंट्स में मैं XYZ लिख देता हूँ। इसके बाद हम ऐड मोर का बटन दबाते हैं। ऐड मोर के बटन से ये होगा कि ये नीचे आ जाएगा। अब
देखिए नीचे आ गया आपके सामने। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। हम ये करेंगे, हम अब मेन विंडो में वापस आएंगे बैक करके। चलिए दोस्तों देखें, अब यहाँ पे आप देखें 150,000 आ गया, 1.5 लाख आ गया, यानी पहले अभी इधर 2 लाख था। तो हमने जब बैंक में पैसे डाले तो 2 लाख था, अब ये हो गया 1.5 लाख, यानी 50,000 ही अभी लाइबिलिटीज़ हैं। यानी एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस हुई हैं, 2 लाख में से 50,000 रुपये माइनस हुए हैं, तो 1.5 लाख आ गया। अब ये ऊपर इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स लिखा आ रहा है। इंक्रीज और डिक्रीज एसेट्स ये बन गए, प्लस आउटफ्लोज। आउटफ्लोज से अभी हम डिस्कस करते हैं आगे जाके। उससे पहले हम इनफ्लोज की बात करेंगे, हमने इसकी बात करी इनफ्लोज। इनफ्लोज के बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके मुख्तलिफ ऑप्शन आ गई हैं। पहली ऑप्शन का मतलब है इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, यानी वो आपने इनकम जो डिक्लेयर की है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए, जो हम यहाँ से भी देख सकते हैं 15 लाख, वो आपने इधर मेंशन करनी है। यानी आपने साल में इतने पैसे थ्रू सैलरी कमाए हैं, हम इधर मेंशन कर दिए। नीचे जो ऑप्शन आ रही है ये है एग्जाम्प्ट की। ये मैंने पहले भी आपको मेंशन किया था, ये ग्रेजुएटी है या लाइफ इंश्योरेंस है या पेंशन है, ये इसमें एग्जाम्प्ट हो जाएंगी, ये आपकी नॉर्मल सैलरी की रूट के थ्रू नहीं आ रही। इसके बाद देखते हैं इनकम एट्रीब्यूटेबल टू रिसीट्स एक्सेट्रा डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू फाइनल फिक्स्ड टैक्स। इसका ये मतलब है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेकिन ये जेनेरिक एग्जांपल है। इसका ये मतलब है कि आपने कमीशन कोई गाड़ी सेल परचेज की है, आपने उसमें कमीशन कमाया है, या आप कार डीलर हैं, एजेंट हैं हम कार के, तो आपने उसमें कोई थोड़ा सा कमीशन कमाया है, तो इसमें ये होता है कि फिक्स टैक्स रखा जाता है उसके ऊपर, कमीशन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल लाख रुपया कमीशन कमाया तो उसके ऊपर फ्लैट 5% आपने टैक्स देना है, तो ये उस इनकम से रिलेटेड है। ये मैंने आपको जेनेरिक एग्जांपल दी है, इसके अंदर बहुत सारी केसेस होंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। इसलिए ये हमने इसको फिल नहीं करना अभी, क्योंकि हम तो सिर्फ 15 लाख की बात कर रहे हैं अभी, जो सैलरी से इनकम आई है। फॉरेन रेमिटेंस का मतलब है कि बाहर से पैसे आए हैं, आपको कोई बाहर में आपके कोई रहने वाला है, कोई जाने वाला पेरेंट्स हैं या भाई हैं बहन हैं, उन्होंने पैसे भेजे तो इधर आ जाएंगे। इनहेरिटेंस का ये मतलब है कि आपके पेरेंट्स की तरफ से कोई जायदाद मिली है, कोई पैसे आए तो इधर आप उसकी अमाउंट लिख दें। गिफ्ट का ये मतलब आपको कहीं से गिफ्ट मिला है तो वो आप यहाँ लिख दें। और अदर्स में इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो आपको मिली है, जो आप समझते हैं कि इसके अलावा आपको मिल सकती है, मिली है, तो आप इधर मेंशन कर दें अदर्स में। इसको हम सेव एंड बैक करेंगे। अब चलिए दोस्तों ये देखें, अब इनफ्लोस का फिल हो गया, यहाँ पे 15 लाख आ गया, इधर 15 लाख है और इधर अब है 1.5 लाख। अब ये अनरिकनसाइल्ड है। अब इसका ये मतलब है कि आपके पास पैसे 15 लाख आए हैं, लेकिन आपके पास जो एसेट्स हैं वो हैं 1.5 लाख के, तो इसको आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे अपने आउटफ्लोज के साथ। तो अब हम आउटफ्लो को फिल करते हैं। मेरे दोस्तों आपको ये नज़र आ रही है, मुख्तलिफ आउटफ्लोज की हेडिंग नज़र आ रही है। अब इनका सारी हेडिंग्स को हमने बारी बारी फिल करना है, जो हमने एक्सपेंसेस किए हुए हैं, यानी जो पैसे एक्सपेंस किए हैं जो हमारी जेब से निकले हैं, वो इधर हमने बारी बारी लिखना है। मैं इधर एग्जांपल के तौर पर मुख्तलिफ चीज़ें लिखता जाता हूँ। अगला मैं रेंट पे किया है तो वो आप लिख दें, मैं 1 लाख रुपया लिख देता हूँ, एग्जाम्पल है। व्हीकल के रनिंग एक्सपेंसेस हैं, मेंटेनेंस है, वो मैं लिख देता हूँ, वो 50,000 लिख देता हूँ। ट्रैवलिंग की जहाँ तक बात है, ट्रैवलिंग में 50,000 लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपने पे किया है वो मैं लिख देता हूँ, कोई 50,000 लिख देता हूँ। गैस बिल जो आपने पे किया है साल में वो मैं लिख देता हूँ। टेलीफोन एक्सपेंस जो आपने किया है वो लिख देता हूँ 10,000। मेडिकल का जो आपने किया है वो भी लिख देता हूँ 25,000। एजुकेशनल एक्सपेंस जो हमने रिटर्न में डाले थे अभी, वो वही लिख देता हूँ, जो 10 लाख रुपए आपने लिखा था वही लिख देता हूँ। अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में मैं 20,000 डाल देता हूँ। गिफ्ट में 10,000 डाल देता हूँ। अदर्स में मैं 25,000 डाल देता हूँ। ये मैंने आउटफ्लोज डाल दिए हैं। अब हम ये देखते हैं कि आउटफ्लोज और प्लस इंक्रीज और डिक्रीज एसेट्स इक्वल होते हैं इनफ्लो से कि नहीं। इसको हम सेव एंड बैक करते हैं। लेकिन दोस्तों ये इनफ्लोज और इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स प्लस आउटफ्लोज आपस में मैच हो गए हैं। यानी जो आपके जो पैसे आए हैं आपने उनको बता दिया कि मैंने उनको किस किस तरह से यूटिलाइज किया है,
उन पैसों से मैंने कौन से एसेट्स बनाए हैं, कौन से मैंने लाइबिलिटीज़ पे की हैं और कहाँ एक्सपेंसेस पे किए हैं। तो लास्ट में तो हम ये देखते हैं नेट नेट एसेट्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर। ये हमने वैसे कोई लिखा नहीं है, लेकिन आपके पास अगर पिछले साल भी कोई एसेट पड़ा हुआ है, घर है, गाड़ी है, तो वो आप इधर लिख सकते हैं जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। इस साल भी आपके पास गाड़ी है, अगर पिछले साल परचेज की है और इस साल भी वही गाड़ी आ रही है, तो आप उसकी अमाउंट लिख दें। तो दोस्तों ये देखें, हमारे पास वेल स्टेटमेंट इस वक्त बन चुकी है। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू में हम आए हैं तो इधर हमने देखा कि फाइनल अकाउंट्स के ऑप्शन है। पहले तो ये है रिफंड 4000, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी आप स्पोर्टिंग लगाना चाहते हैं यहाँ पे तो लिख दें, ज़कात से या एजुकेशनल एक्सपेंसेस से आपको रिफंड हो रहा है तो वो आप यहाँ लिख दें टैक्सेस का। नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, अपने पास आप स्पोर्टिंग रखें। फाइनल अकाउंट्स का ये मतलब है कि जो बैंक में जो आपके पास बैलेंस है, एंडिंग बैलेंस है, वो आप बैंक स्टेटमेंट से आपने देखा है। जो आपका बैंक स्टेटमेंट है, जैसे 2 लाख रुपए आपके पास पड़ा है, जो हमने मेंशन किए 2 लाख, उस 2 लाख की आपने यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट लगा देनी है। यहाँ पे जो बैंक से मिलेगी आपको बैंक स्टेटमेंट, वो आपने यहाँ पे लगा देनी है। उसके बाद आपने इसको सेव करना है। हम कंटिन्यू का बटन दबाते हैं। इसके बाद आप देखें एक डिक्लेरेशन का एक विंडो आ गई है। इसमें आपने अपनी पिन जो है, जो एसएमएस के जरिए आपको मसूल हुई है, 4 हिस्सों का कोड यहाँ लिखना है और इसको वेरीफाई कर देना है। और वेरीफाई करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट का बटन दबा देना है। तो सबमिट का बटन दबाएंगे, उसके बाद आप प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट ऑप्शन है आपके पास, प्रिंट करेंगे तो ये आपका इनकम टैक्स रिटर्न वेल्थ स्टेटमेंट के साथ फाइल हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक था। आज हमने इस पर डिस्कशन की है और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद होल्डिंग टैक्सेस की, जो मोबाइल फ़ोन कंपनी से या और जगहों से हम क्लेम करते हैं, उनकी स्पॉटिंग्स किस किस तरह की होती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।